नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। बाजार, तो बाजार में एक वर्गीकरण होता है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, इस प्रकार के जो बाजार हैं उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला जो हमारा है वो है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, इसकी क्या परिभाषा है, किसको कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषताएं हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्यों आवश्यक है या इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। तो इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा है, बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेता विक्रेता की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है तथा एक रूप वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जिसमें वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की इस परिभाषा को यदि हम याद रखें तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हमें याद हो जाएंगी। पूर्ण प्रतियोगिता के जो तत्व हैं, मूल तत्व जो है वो है क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या। दूसरा मूल तत्व है एक रूप वस्तु का विक्रय। इन दोनों परिभाषाओं, इन दोनों तत्वों के आधार पर एक तीसरा तत्व है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। फिर चौथी जो विशेषता निकल करके आएगा, जो चौथा तत्व है, वो है कि वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या, ये मान्यता है। तो इसमें मान्यता में क्रेताओं की संख्या का जो प्रभाव है वो विक्रेताओं की संख्या पर नहीं पड़ना है, और इसी प्रकार से विक्रेताओं का जो प्रभाव है वो क्रेता पर नहीं पड़ना है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या है। कुछ विक्रेताओं के बाजार से चले जाने पर पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ क्रेता के बाजार से चले जाने से या विक्रेता के पास से चले जाने से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग, हम जानते हैं कि मांग क्यों होती है, तो चूंकि वस्तु में उपयोगिता का गुण पाया जाता है, इस कारण से वस्तुओं की मांग होती है। और पूर्ति उत्पादक का पक्ष है। पूर्ति के माध्यम से जो उत्पादक है वो बिक्री करके आय, अपना आगम प्राप्त करता है, लागत निकलती है उसकी। तो क्रेता और विक्रेताओं की जो बहुत अधिक संख्या है वो भी पूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि एक रूप वस्तु। अब एक रूप वस्तु का में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक रूप वस्तु है। जैसे अगर हम एक रूप वस्तु में उदाहरण है, अगर जैसे मिल्क है, दूध है, तो हम जानते हैं कि गाय और भैंस, और तीसरा जो पैकेट, अब इन सब तीनों में यदि इसको देख लें कि किसका विक्रय हो रहा है, तो बोले दूध का विक्रय हो रहा है। तो दूध तो एक वस्तु है। अब उसमें एक रूपता कहां से आएगी? अगर गाय का ही दूध बेचा जा रहा है पूरे बाजार में तो एक रूप वस्तु है, और यदि गाय के साथ साथ भैंस का भी दूध बेचा जा रहा है बाजार में, यदि दोनों बेचे जा रहे हैं तो ये समरूप वस्तु है।
और जहां पर एक रूपता हटी वहां पर वस्तु विभेद यदि हुआ तो कीमत विभेद हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन हम केवल इसी वजह से करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एक हमारे सामने आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती है। वो आदर्श स्थिति क्या है कि एक रूप वस्तु, और इस कारण से उसमें मूल्य विभेद शून्य, कीमत विभेद शून्य, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। अब यदि इस बाजार में तीसरा ये भी बिक रहा है पैकेट, तो इस प्रकार से तीनों जो दूध है, मिल्क है, गाय का है, भैंस का है, पैकेट का, इन तीनों के दाम में अंतर हो जाएगा। मूल्य चूंकि वस्तु विभेद है तो इस वजह से कीमत विभेद हो जाएगा। तो वहां पर क्या है कि यदि केवल एक गाय का ही है तो वहां वस्तु विभेद नहीं है, और वस्तु विभेद नहीं होगा तो मूल्य विभेद नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, तो एक रूप वस्तु जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक रूपता, वस्तु में एक रूपता, उससे प्रभाव क्या होगा कि कीमत विभेद नहीं होगा। अब इसकी विशेषताओं पर थोड़ा सा देखें कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है कि क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या। जब चूंकि अधिक संख्या है, अधिक संख्या होने से क्रेता और विक्रेता पर उसका प्रभाव, बाजार में क्रेताओं के और विक्रेताओं के बहिर्गमन से बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो मांग में और ना पूर्ति में। बाजार में एक रूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, एक रूप वस्तु है। अगली विशेषता क्या है कि क्रेता और विक्रेताओं की बाजार का पूरा ज्ञान है। यह भी एक बड़ा तत्व है किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में, कि क्रेता और विक्रेता दोनों को पूरे बाजार का पता है, पूरे बाजार का ज्ञान, और चूंकि एक रूप वस्तु है और पूरे बाजार का ज्ञान भी है। बाजार में एक रूप वस्तु जो है उसका ये एक रूप वस्तु और पूर्ण ज्ञान, तो फिर इसका जो प्रभाव होगा वो वस्तु की एक कीमत, वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है, अर्थात मूल्य विभेद शून्य होता है। कहां से? चूंकि क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या है, एक रूप वस्तुएं हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान है। फिर आगे आओ तो उससे ये बनेगा पूरा कि एक कीमत पाई जा रही। क्यों पाई जा रही? परिवहन लागत शून्य है, परिवहन लागत शून्य है। चाहे बाजार से कितनी भी दूर फर्म हो, उसका जो परिवहन लागत है वो शून्य है। अब इससे ये जो मान्यता हमारी है, ये विशेषता भी है। इस मान्यता से क्या हो जाएगा? जो वस्तु की लागत हो जाएगी वो समान हो जाएगी। वस्तु की लागत समान, तो मूल्य विभेद भी शून्य। इस वजह से यह मान्यता की गई है। कौन सी मान्यता? कि परिवहन लागत जो है वो शून्य है। चाहे कोई भी फर्म बाजार से कितनी भी दूर स्थित हो, वो अपना फाइनल गुड्स बाजार तक ला रहा है, परिवहन लागत शून्य। नजदीक भी है तो वो जो एडवांटेज उसको एज मिलने वाला था लागत में, जो बाजार के नजदीक फर्म है तो लागत उसकी, परिवहन लागत कम हो जाएगी, कुल लागत उसकी तुलना में जो बाजार से दूर है कम हो जाएगी, मूल्य विभेद हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में यह मान्यता की गई। कौन सी मान्यता की गई? कि परिवहन लागत भी शून्य है।
अगली मान्यता या विशेषता उसकी है कि मूल्य विभेद का अभाव पाया जाता है। वही एक कीमत पाई जाती है, मूल्य विभेद जो है वो अभाव है, मूल्य विभेद। फिर कहां से कि फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन है। अब पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है, फर्म केवल प्राइस टेकर होती है। जो उद्योग मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है, वही प्राइस फर्म एक्सेप्ट करती है। यदि उस लागत से जो प्राइस है उससे अगर कम है, जो ये कीमत निर्धारित हो गई उसकी, इसको आगे और जब हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, तो उसको आगे समझेंगे। यहां केवल ऐसे ही जनरली समझ लें इसको कि ये कीमत निर्धारित हो गई, और यदि वस्तु की लागत उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से कम है, लागत अधिक है, कीमत कम है, तो स्वतंत्र है, आप बहिर्गमन कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है, यदि फर्मों को लगता है कि प्राइस ज्यादा है, लागत से कम है, लागत उनकी कम है, प्राइस ज्यादा है, तो स्वतंत्र है। क्रेता और विक्रेता दोनों का यही पे है कि स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन है। और फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या है। ये मान्यता भी, ये विशेषता भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को अन्य बाजार से अलग करती है। बहुत अधिक संख्या, अधिक संख्या नहीं, बहुत अधिक संख्या, आने और जाने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसी से यह भी उत्पन्न हो जाता है कि वस्तु विभेद या मूल्य विभेद नहीं पाया जाता है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता है। पूर्ण गतिशीलता, जिस फर्म जो भी फर्म है, यदि साधनों को ज्यादा प्रतिफल दे रही तो साधन वहां चले जाएंगे, कम प्रतिफल तो साधन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। विज्ञापन का अभाव पाया जाता है। अब विज्ञापन का अभाव पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक रूप वस्तु है। कैसी वस्तु है? एक रूप वस्तु है, एक मान्यता, एक रूप वस्तु। विज्ञापन क्यों? अभी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विज्ञापन का क्यों अभाव पाया जाता है? तो वहां पर हमारा उत्तर, क्योंकि एक रूप वस्तु होती है। दूसरा क्या है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। एक रूप वस्तु है और क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान है, तो फिर इस विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन का होना यानी वस्तु की लागत में वृद्धि करना। विज्ञापन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक रूप वस्तु है और क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान है। और फिर अंतिम वही स्थिति कि इन सब के कारण क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की क्या परिभाषा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसको हम लोगों ने आज समझा। यूपीपीएससी जीआईसी का जो लिखित प्रश्न आएगा मुख्य परीक्षा जो की, तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है, या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विज्ञापन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद या मूल्य विभेद क्यों नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से वो जो लिखित परीक्षा होगी उसकी दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर अच्छा है। धन्यवाद।